हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो विद्यार्थियों? आज हम बात करने वाले हैं आपकी कक्षा 10 का एक छोटा सा टॉपिक वास्तविक संख्याएं। उसके 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम चौथे भाग की बात कर रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट भाग है। इसमें अपन प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 की बात करेंगे। आशा करता हूं आपको पीछे के जो 3 भाग हैं अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने रुचि लेके देखे होंगे। क्लास को देखने से पहले एक बार बता देता हूं आपको कि पीछे की क्लासों को देखिए, लाइक कीजिए, मजा लीजिए और बढ़ते हैं अपन आज के इस अध्याय के नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि HCF 303 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दे दिया? HCF दे दिया और पूछा कि उनका LCM क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे अपन, आइए यहाँ पे सबसे पहले सोल्व करेंगे। यानी हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, चलो ऐसे लिख दो। दिया है आपको, क्या दिया है? HCF 306 और 657 बराबर क्या दिया है? 9। चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बताइए? हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके LCM गुणा HCF के। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके बराबर होता है किसके? LCM गुणा HCF के। यहां पे मान रखो, अपने को चाहिए LCM। दो संख्याएं क्या है? 306 गुणा 657। अब गुणा बराबर, यहां पे क्या लिखा है? LCM। तो LCM अपने को ज्ञात करना है। HCF आपका क्या दिया हुआ है? 9। आपको LCM चाहिए, 9 इसके नीचे आ जाएगा, इनकी 306 गुणा 657 बटा 9 बराबर LCM। 9 से काटो, 9 30 27, बच गए 3, 36 हो गए, 9 चौक 36, यानी क्या हो गया? 34 गुणा 657। अब देखो 34 गुणा 657 करेंगे तो 34 का फाड़ा बोलेंगे, 34 एकम 34, 34 7 होता है 238। 238 का लिखेंगे 8, हासिल पाई हो गई 23। अब 34 पंजू बोलेंगे, 34 पंजू कितना होता है? 170। 170 और 23 193, 193 का 3, हासिल पाई 19। अब 34 गुना 6 करेंगे, 34 गुना 6 204 और 204 और अपनी हासिल थी 19। 204 और 19 कितने होते? 223। तो कितना हो जाएगा? 223। यानी यहाँ पे जो आपका LCM निकल के आया है वो कितना निकल के आया है? 22,338। तो अपन लिख देंगे अतः LCM किसका? 306,657 बराबर 22,338 होगा। क्या होगा? LCM 22,338, 22,338। जो विद्यार्थी YouTube पे देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत मजा आने वाला है क्लास में। और चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, आइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही मस्त सवाल है ये, बड़ा ही मस्त सवाल है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ऐसे लिखा है कि अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो आपको बताता हूं एक बात, समझो इधर पहले कि 0 पर समाप्त होने वाले अंक 10, 20, 30, 40, 50, 60 जो भी अंक है सब किससे विभाज्य होंगे? 5 से। यानी कि जो भी 0 पर अंक समाप्त होते हैं वो 5 से विभाज्य है, अर्थात इनका एक गुणनखंड विद्यमान है। वो क्या है? यानी कि इनका एक गुणनखंड 5 तो कम से कम विद्यमान होगा। तो यहां पे अपन देखेंगे तो लिखेंगे सोल्व, क्या लिखेंगे कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, तो अपन लिखेंगे किसी प्राकृत संख्या, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n के लिए, फिर क्या कह रहा है? संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, फिर यहां से मिटाता हूं मैं, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी, तो 0 पर समाप्त होगी तो वह संख्या 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य होगी।
5 से विभाज्य होगी, अर्थात संख्या का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ या संख्या का एक गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड 5 विद्यमान होगा, 5 विद्यमान होगा। जबकि चूंकि यहां पे देखो, जबकि संख्या 6 की पावर n, 6 की पावर n को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 3 की पावर होल पावर n, और यहां पे लिखा 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। n बराबर प्राकृत संख्या, क्योंकि यहां पे लिखेंगे n बराबर प्राकृत संख्या। अब देखो प्राकृत संख्या मान रखो, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी रखा, तो ये 2 और 3 इसके गुणनखंड क्या प्राप्त हुए? यानी 2 के ही गुणनखंड, 2 के ही संख्या बढ़ती जाकर गुणनखंड 2 गुणा 3। तो यहां से हमें संख्या 6 की पावर n के गुणनखंड में गुणनखंड 5 नहीं प्राप्त हुआ, या 5 गुणनखंड नहीं है, 5 गुणनखंड नहीं है। अतः संख्या 6 की पावर n बराबर प्राकृत संख्या के लिए, n बराबर प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त हो ऐसी कोई संख्या विद्यमान नहीं है, ऐसी कोई संख्या विद्यमान नहीं। शॉर्ट में अपन ने बहुत आसान भाषा में लिखा है, आपको नंबर वही मिलेंगे कि यहाँ पे अपन ने लिख दिया कि 6 की पावर n 5 0 पर समाप्त होगी, तो उसमें 5 से भी भाज्य हो गया, अर्थात 5 उसका एक गुणनखंड विद्यमान होगा। जबकि यहाँ पे 6 के गुणनखंड क्या मिले? 2 गुणा 3, जहां पे n बराबर प्राकृत संख्या, हमें संख्या 6 की पावर n के गुणनखंड में गुणनखंड 5 नहीं प्राप्त हुआ, या गुणनखंड 5 नहीं आता। संख्या 6 की पावर n बराबर प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त हो ऐसी कोई संख्या विद्यमान नहीं है। अपन ने शॉर्ट भाषा में लिख दिया, पहले समझाया फिर बताया। आशा करता हूं सभी को समझ में आया होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट और चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, आ सकता है पूरे चांसेज हैं। क्या लिखा हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और ये दूसरी संख्या भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखो सोल्व करेंगे, यानी कोई भी भाज्य संख्या होती है तो पहले तो सुनो, कोई भी भाज्य संख्या होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड या कोई ना कोई गुणनखंड विद्यमान होते हैं। यानी एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग चला जाए या अन्य कोई गुणनखंड हो तो भाज्य संख्या होती है। पर यहाँ पे अपन ने देखा इसमें +13 आ गया और उसमें +5, यानी कि देखो 23 कैसी संख्या है? अभाज्य। 23 कैसी संख्या है? अभाज्य। जब इसमें 2 जोड़ दिया तो ये कैसी संख्या हो गई? 25। ये तो कैसी संख्या हो गई? भाज्य। ये तो कैसी संख्या हो गई? भाज्य। और देखो आपके पास में 21 कैसी संख्या है? भाज्य। अगर इसमें 2 जोड़ देते हैं कैसी होगी? 23, यानी ये कैसी होगी? अभाज्य। जोड़ने से ये अभाज्य मिली और वो भाज्य मिली, यानी इससे अपन नहीं बता सकते कि ये भाज्य है या अभाज्य है। तो इसको सरल करेंगे, आइए करते हैं सरल। समझ लिए आप? आइए एक बार थोड़ा, हाँ आइए अब करते हैं कि संख्या, सबसे पहले पहली संख्या लेंगे, संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 से। अब यहाँ पे देखो +13 है, इधर 13 तो इसका उभयनिष्ठ ले लीजिए 13। इधर क्या होता है? 7 गुणा 11, 13 निकल गया, एक ये एक बात होती है +1, तो देखो क्या बच गया यहाँ से? 13। 7 गुणा 11, 11 7 77 +1, यानी गुणन के रूप में ले आएंगे 13 और 77 1 78। यहाँ पे इसके एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड प्राप्त हो गए, तो अपन लिखेंगे यहां संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 में एक के अतिरिक्त अन्य
उभयनिष्ठ, अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड या अन्य गुणनखंड विद्यमान है, अन्य गुणनखंड विद्यमान है, अतः संख्या भाज्य संख्या होगी। कहां से लिखा मिला अपने को भाज्य संख्या होगी? देखो यहाँ पे इसके गुणनखंड क्या मिले, 13 और 78। 78 के भी गुणनखंड होंगे, पर एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड मिल गए, यानी इसके गुणनखंड यहीं से मिल गए, दो गुणनखंड प्राप्त हो गए, तो अपन क्या कहेंगे कि एक भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार से अपन देखते हैं, क्या देखते हैं कि संख्या सेकंड को देखते हैं। संख्या सेकंड को देखते हैं, नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं इसको, वो 7 से लेकर 1 तक और प्लस में 5 हो रहा है। संख्या क्या लिखी हुई है, नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं, एक बार पीछे से देख लो, फिर नेक्स्ट पेज में आ जाएगी वो। इसमें खिसकने वाला ऑप्शन है क्या? कुछ नहीं है, इसमें नहीं है, तो अपन नेक्स्ट पेज में ही देख लेते इसको। अपन ने नेक्स्ट पेज में ही देखा इसको। संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, इसके बारे में विचार करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, 5 उधर देखा, 5 क्या ले लिया कॉमन, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में क्या बच गया 1। इधर से अपन ने देखा, फिर देखा 5, इधर गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे, 2 1 से गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 गुना 6, 24 6 का कितना होता है, 24 गुना 6, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 13 14, 144 गुना 7, 144 गुना 7 कर लो, 7 चौक 28 का 8 हासिल पाई 2, 7 चौक 28 और 2 30 हासिल 3 और 7 एकम 7 और 3 10, कितने आ गए 1008। यानी अपन आगे की स्लाइड में लिख देंगे ये बात, 5 गुणा 1008 प्लस 1, तो क्या हो गया 5 गुणा 1009। यहां पे भी संख्या अपन डायरेक्ट लिखेंगे, दी गई संख्या में एक के अतिरिक्त दी गई संख्या के एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड विद्यमान है, अन्य गुणनखंड विद्यमान है, अतः दी संख्या क्या हो जाएगी, अतः दी संख्या एक भाज्य संख्या है, अतः दी संख्या एक भाज्य संख्या है। आसानी से आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद में अपन परिचर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसको करते हैं सोल्व। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी सोनिया को कितने मिनट लगते हैं 18, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। भाई रवि को कितने मिनट लग रहे हैं 12। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए, यानी एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का अर्थ ये है, ये कोई वर्ताकार पथ है, यहां से सोनिया और रवि दौड़ चालू करते हैं। ये सोनिया तो लगाती है 18 मिनट में और रवि लगाता है 18 मिनट में और रवि लगाता है 12 मिनट में। तो दोनों एक स्थान पर कब मिलेंगे, यानी 18 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, उस स्थान पर दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ एक जगह मिल जाएंगे। तो देखिए करते हैं अपन कि सोनिया एक चक्कर लगाती है, सोनिया एक चक्कर लगाती है बराबर 18 मिनट में, तथा रवि उसी एक चक्कर को रवि लगाता है। रवि कितने मिनट में लगाता है 12 मिनट में। कि रवि लगाता है कितने मिनट में 12 मिनट में। अब वो कह रहा है अतः
दोनों, अतः दोनों पुनः एक प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, एक प्रारंभिक स्थान पर समय बाद मिलेंगे। स्थान पर LCM 12, 18, 12, 18, 12, इसको मिटा रहा हूं इधर, 18, 12 मिनट बाद मिलेंगे। यानी कि उनके दोनों का एलसीएम ले लेंगे, बाद मिलेंगे। कब मिलेंगे? यानी उन दोनों का 18 और 12 का एलसीएम लेके जो भी मिनट आएगी उतनी मिनट बाद मिलेंगे। अतः 18 व 12 के क्या करने पर? अभाज्य गुणनखंड। 18 व 12 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर देखो बिल्कुल सिंपल है, उधर नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे। 18 में किसका भाग गया? 2 का। कितना आया? 9। 9 में 3 का भाग गया 3 बार, यानी कि 3 क्या 9, 9 दूनी 18 क्या है? 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। 12 का क्या है? 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। अब एलसीएम, एलसीएम किसका? 18 12 का क्या हो जाएगा? देखो इधर क्या है? 2 आया 3 आया, 2 की पावर मैक्सिमम 2 और 3 की पावर मैक्सिमम 2। मैंने बताया था क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो उसको उतनी बार लिख देंगे, यानी कि क्या क्या है? वो 2 आया और 3 आया, उसको लिख दिया, और अधिकतम पावर लिख दिया। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, और 3 की पावर 2 होता है 9, यानी कि 36 मिनट। तो दोनों एक साथ कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36। इधर लिख रहा हूं, अतः दोनों पुनः 36 मिनट बाद एक स्थान पर मिलेंगे, एक स्थान पर मिलेंगे। इसी के साथ अपनी प्रश्नावली नंबर 1.1 समाप्त होती है। आशा करता हूं आप सभी के समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। आप मुझे प्यार करेंगे, यानी आप मुझे लाइक करेंगे। आपको पढ़ाना पसंद आया और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचाओ। आप कोई भाई इस वीडियो को देख रहा है अपने पर्पज के लिए, देखा कि भाई देखते हैं कैसा है, और वो अगर उसके काम की भी नहीं है, तो जो अपने साथी लोग हैं जो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 10 में अध्ययनरत हैं, उनको अधिक से अधिक संख्या में शेयर करो, क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय माता, जय भवानी, जय गणित। धन्यवाद।